महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर यह बैठक चल रही थी। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल हुए। भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले मंथन और बैठक का दौर शुरू हो गया है। आज ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के पहली बैठक और पहली ही बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली के दौरे पर हैं और खबर ये सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इसको लेकर आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबरें यही है कि जिस तरीके से अब तक सरकार चली आ रही है, वैसे ही महाराष्ट्र में आगामी सरकार का गठन होता है और अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो वैसा ही फॉर्मूला रहेगा जो फिलहाल चल रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, कोई अहम जानकारी? अगर गौरव आज की बात की जाए तो बीजेपी के लिए एक चीज अक्सर कही जाती है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दिया है, या ये पार्टी अक्सर ही चुनाव की रणनीति के तहत आगे बढ़ती रहती है। आप देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर चुनाव की घोषणा 2 से 3 दिनों में होने वाली है और उसके साथ उपचुनाव भी किए जाएंगे। उससे पहले ही तमाम राजनीतिक तैयारी बीजेपी पूरी कर रही है। उपचुनाव को लेकर कल बैठक हुई थी, आज महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह है और तमाम वो लीडर्स जो कि महाराष्ट्र चाहते, चाहे वो डिप्टी सीएम की बात करें देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े सहित चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव के साथ प्रभारी सब बैठक में मौजूद रहे, जहां आज मंथन किया गया कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या क्या रणनीति होगी, उसके तहत चुनाव में पहुंचा जाएगा और उसके साथ साथ जातीय समीकरण के साथ साथ सामाजिक समीकरण को लेकर बातचीत हुई और कोशिश की गई वोट शेयरिंग को लेकर भी। आज बीजेपी ने जो अभी तक चीजें सूत्र हमारे बता रहे हैं, क्योंकि बैठक को अभी खत्म में बहुत जल्दी हुआ, लगभग आधे जी आज इस चीज को निश्चित हो चुका है कि जो पहले प्लान था उसी प्लान के तहत, मतलब पहले जितनी सीटें दी गई थी बीजेपी उसी के तहत बीजेपी लड़ेगी और उसके साथ साथ आगे जो बाकी पार्टीज के थे, जो अलायंस की थी, चाहे अजीत पवार की बात की, जो अजीत पवार आज खुद देर रात दिल्ली दौरे पर रहेंगे, उनके साथ सीएम एकनाथ शिंदे भी रहेंगे, जो अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, उनसे रात को देर रात मुलाकात कर सकते हैं और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी अब चुनाव को लेकर आगे बढ़ चुकी है और कल ही झारखंड कोर ग्रुप की बैठक होगी जो लगभग 4 से 5 के बीच ही होगी। बिल्कुल आनंद, आज की बैठक से ये तो साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में लगभग वही फॉर्मूला रहेगा जो मौजूदा सरकार में चल रहा है महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, जैसा पहला फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा हाल के दिनों में कई ऐसी पार्टीज हैं, चाहे अजीत पवार वो 90 के लगभग सीटें चाह रही थी, एकनाथ शिंदे सीटें ज्यादा चाह रहे थे, जिसके बाद बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनके साथ बैठक की और समझाने बुझाने की कोशिश की गई कि जो पैरामीटर्स पहले थे उसी हिसाब से चला जाएगा। जो आज की बैठक हुई उसमें बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को देखा कि कैसे दूर किया जा सकता है, क्या वो स्टेप लिए जाएंगे जिससे एंटी इनकम्बेंसी दूर हो, क्योंकि बीजेपी की अगर बात की तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त महाराष्ट्र में ज्यादा है, जिसको खत्म करने को लेकर बीजेपी प्रयास कर रही है। उसके साथ कैसे जातीय समीकरण बैठाए जाएंगे, किस सीट पर किस समुदाय के व्यक्ति को उतारा जाएगा, सामाजिक कैसा ताना बाना रखा जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं चीजें आगे पार्टी के अनुरूप बढ़ सके। और उसके साथ वोट शेयरिंग के साथ ऐसे कई रीजंस है जहां बीजेपी, जैसे विदर्भ की बात की तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सके, क्योंकि उस रीजन में माना जाता है कि बीजेपी का इम्पैक्ट ज्यादा है। तो उसको लेकर बातें की गई और बड़े नेता जब खुद रात को आ रहे हैं, अजीत पवार जो कि एनसीपी अजीत पवार के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, सीएम हैं। जी आनंद, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं उसके आधार पर भी बीजेपी दावा कर सकती है कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लोग विधानसभा में। देखिए, विधानसभा और लोकसभा 2 अलग चुनाव होते हैं। विधानसभा की अगर बात की तो विधानसभा में बीजेपी का एक सेम नैरेटिव है कि जो पहले चुनाव हुए, दरअसल जो पिछला विधानसभा चुनाव था, जिस पार्टी को जितना दिया गया था वोट उसी अनुसार, जितनी सीटें दी गई थी उसी अनुसार वो सीटें आगे कैरी ऑन की जाएंगी। अब की बार कहीं ना कहीं अजीत पवार कह रहे थे कि हमारा मनोबल बढ़ा है, हमारे जो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता है, हमारा जो वर्चस्व वो बढ़ा है, जिसके चलते वो ज्यादा सीटें मांग रहे थे। और यही सीधा सेम फॉर्मूला अजीत पवार के साथ साथ जो सामने एकनाथ शिंदे दूसरे अलाई है शिवसेना, वो भी मांग कर रही थी, जिसका बीजेपी ने उनको साफ और क्लियर संदेश दे दिया है कि जो भी पहले के तमाम आंकड़े हुआ करते थे, जो पहले सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूले थे, उसी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ बीजेपी एक बार फिर आगे बढ़ेगी।
आज की जो बैठक है उसमें तमाम ताने बाने को देखा गया कि बीजेपी कैसे उतरेगी, क्या सामाजिक संरचना होगी, क्या जाति संरचना होगी, कैसे एंटी इनकम्बेंसी खत्म की जाएगी, कैसे कौन कौन से रीजन जो बीजेपी फोकस कर रही है जिससे आगे उसको फायदा हो सके। और उसके साथ जो शाम को होगा वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, जबकि खुद एक सीएम एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम अजीत पवार रात को दिल्ली पहुंचेंगे, तो देर रात को उनके अमित शाह से मुलाकात हो सकती है जहां सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चीजों पर बात होगी। और लगभग अब जो बातें हो रही वो आखिरी दौर में है, किस सीट पर किसको दी जाएगी उसको लेकर बातें चल रही। सीट का कितनी किसके पास जाएगी उसको लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है, किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी उसको लेकर देर रात बात होगी। और कल झारखंड कोर ग्रुप की बैठक होगी। तो जिन चुनाव को लेकर आप लगातार देख रहे हैं बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, उसका ऐलान अभी 2 से 3 दिन बाद होना है जी। तो बीजेपी हर संभव कोशिश कर लेना चाहती है कि तमाम चीजें पहले डिसाइड कर ली जाए जी, जिससे जो भी उम्मीदवार उतरे उसको समय मिले प्रचार प्रसार का, अपनी पॉलिसीज जनता के बीच में रखने का, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी बीच में रखने का, उसके साथ जनता के बीच हर एक अचीवमेंट को पहुंचाने को लेकर जी। आनंद, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए एकनाथ शिंदे जरूरी हैं या मजबूरी हैं, ये चीज भी हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अलायंस के साथ ही वो इस बार विधानसभा चुनाव में जाएंगे, सीट शेयरिंग पर फॉर्मूले पर बातचीत होगी, तो आपसे समझना चाहते हैं वहां की राजनीति को कि दिल्ली में क्या सुगबुगाहट है, जरूरत है एकनाथ शिंदे या उनकी मजबूरी बीजेपी की? देखिए, बीजेपी की अगर आप आइडियोलॉजी देखिए तो उसका एक सीधा सा और सेम इंपैक्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जो भी एलआई एक बार बीजेपी के साथ आ जाता है तो बीजेपी कोशिश करती है कि उसके साथ ही चीजें चले जब तक एलआई दूर रह जाए। आपने देखा जेडीयू पहले बीजेपी के एनडीए के साथ थी, बीच में चली गई थी, उसके बाद फिर आ गई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ना कभी उनसे पल्ला छुड़ाया था। बीजेपी का साफ मानना है, उनके पॉलिटिशियंस का साफ मानना है, उनके नेताओं का साफ मानना है कि जो भी एनडीए के साथ एक बार जुड़ा, चाहे वो बिहार की बात करें, आरएलएसपी की बात करिए, चाहे तमाम वो अलग अलग पार्टी जो पहले कभी बीजेपी के साथ रही, हो सकता है कि उनका जनाधार उतना ज्यादा ना हो, अपने दम पे सीट ना जीत पाती हो, लेकिन एक जातीय समीकरण में वो फिट बैठती है। और बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि तमाम समुदाय के बीच में उसकी पकड़ हो सके और हर समुदाय को लगे कि बीजेपी उसकी पार्टी है। उसके लिए ही तमाम नेताओं को साथ रखा जाता है और जातीय समीकरण के साथ सामाजिक समीकरण बनाया जाता है, क्योंकि जो चुनाव होता है वो विकास के साथ साथ इन तमाम समीकरणों को बैठाने का भी एक ऐसा पैमाना होता है जिसके बाद ही जीत सुनिश्चित की जा सकती है। तो उसको लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी हटाई जा सके, सामाजिक ताना बाना के अनुसार ही चीजें दी जा सके, वो उम्मीदवार जो बीजेपी का उतरे, जो एनडीए का उतरे, वो सामाजिक समीकरण को देखते हुए उतारा जाए। जो जातीय समीकरण है वो राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रखता है कदम, उसके साथ ही अब उम्मीदवार उतारा जा सके और कोशिश की जा सके जो भी उम्मीदवार होता है वो जीताऊ उम्मीदवार हो, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसी जगह है या ऐसी सरकार है जहां बीजेपी हर बिल्कुल आनंद, महाराष्ट्र में जातिगत ताने बाने को देखकर, सामाजिक ताने बाने को देखकर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल हम आपसे और जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले शिवसेना से एकनाथ शिंदे अलग हुए, बीजेपी के साथ गए, सरकार में आए, सरकार बने, उसके बाद एनसीपी 2 धड़ों में बटी, उसके बाद एनसीपी का एक हिस्सा उनके साथ आके मिल गया। अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने क्या ये चुनौती नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं को भी अपने साथ मिलाकर चले, एनसीपी के नेताओं को भी मिलाकर चले? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी जिस तरीके से राज्यसभा को लेकर के एनसीपी की नाराजगी जगजाहिर थी और जिस तरीके से मंत्री के पद को लेकर अभी लोकसभा चुनाव के बाद मंत्री के पद को लेकर ही एनसीपी के सामने जो नाराजगी थी एनसीपी की, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने दूर की। तो क्या एनसीपी को यह बताया गया कि भाई अब के जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, अगर एनसीपी की बात की तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर एनसीपी लगातार कोशिश कर रही है कि बीजेपी के साथ बात नहीं की जा सके और मुद्दे को सुलझाया जा सके। और अपने सरकार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एनसीपी के कोटे से प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनना है, क्योंकि अब 4 सांसद एनसीपी के हो चुके हैं और एनसीपी वो पार्टी है। या बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी कहीं ना कहीं इसको देखते हुए 4 सांसदों पर एक कैबिनेट की पोस्ट दे रही थी जब लोकसभा चुनाव हुआ था। तो अब एनसीपी के बाद जब 4 सांसद है तो एनसीपी भी कहीं ना कहीं इस चीज को मानती है कि एक कैबिनेट मंत्री एनसीपी के कोटे से होना है, जो कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो प्रफुल्ल पटेल वो मंत्री होंगे, जो नेता होंगे एनसीपी के, जो दिल्ली में। बिल्कुल आनंद, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, अब देखना होगा कि किस तरीके से अलायंस के साथ आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए।